मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के तहत शहर में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। इन दिनों पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में आज रीवा में भी अखिल भारतीय परिषद द्वारा 50 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो संपूर्ण नगर में भ्रमण करने के बाद समाप्त हुई। बता दें कि 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए 75वीं वर्षगांठ से एक साल पहले यानी 15 अगस्त 2021 से आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज रीवा में भी कॉलेज चौराहा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 50 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो संपूर्ण नगर का भ्रमण कर कॉलेज चौराहा पर समाप्त हुई। इस यात्रा का उद्देश्य अपने उन शहीदों को नमन करना, क्रांतिकारी भाइयों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करना था, जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज 50 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा छात्राओं द्वारा निकाली जा रही है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं पूरे साल भर से, और उसी उपलक्ष्य में ये यात्रा है। हम अपने शहीदों को नमन कर रहे हैं, अपने उन क्रांतिकारी भाइयों को याद करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। ये यात्रा कहाँ तक निकाली जा रही है? ये यात्रा विवेकानंद पार्क से विद्यार्थी परिषद ने शुरू की है। पूरे नगर का भ्रमण करते हुए इस यात्रा का समापन कॉलेज चौराहा पे है। मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गई साक्षी सिंह बुधवार की शाम सुरक्षित घर लौटी। साक्षी ने कहा कि बम के धमाकों के बीच तिरंगा उसे सुरक्षित निकाल लाया है। आंखों के सामने ब्लास्ट हो रहे थे। इस तरह के हालातों का कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। लग रहा था कि अब क्या होगा, घर पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन भारत सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। भारतीय दूतावास से एडवाइजरी जारी की गई थी कि इंडियन फ्लैग लगाकर ट्रेवल करना है। इसका पालन किया गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बॉर्डर से पहले लंबा ट्रैफिक था। ऐसे में लगभग 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। साक्षी ने कहा कि अभी भी तमाम छात्र वहां फंसे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। इस दौरान पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने साक्षी एवं उनके पिता का मुंह मीठा कराकर स्वागत किया। आइए सुनते हैं क्या कहना है साक्षी सिंह का। बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, अनएक्सपेक्टेड और नर्वस। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए थोड़ा नर्वस। क्या हालातों से गुजर के आना पड़ा? बहुत डिफिकल्ट था, अनएक्सपेक्टेड था और हॉरिफिक था। मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिटरली हम वॉर जोन में होंगे और वहाँ से निकलना पड़ेगा, और वो भी बॉर्डर तक आना, वो भी हमें पैदल भी चलना पड़ा बहुत कई किलोमीटर्स तक। और हमने लिटरली अपने आंखों के सामने देखा है बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए, तो वो थोड़ा हॉरिफिक एक्सपीरियंस था। जब पहली बार घर वालों से बात हुई तो क्या कुछ बताया आपने? मैं घर वालों से वैसे नेटवर्क इश्यूज हो रहे थे जब से ये सब कुछ शुरू हो गया था। तो पहले कीव में हुआ था, जिस रीजन में मैं रहती हूँ वहाँ बात थोड़ा लेट शुरू हुआ था। तो मेरे घर वालों को मैं इन्फॉर्म कर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिस रीजन में हम रहते हैं वहाँ पे भी होगा ये सब कुछ। तो फिर जिस दिन हुआ उस दिन तो, और मैंने नहीं बताया पहले क्योंकि मुझे पता था वरीड होंगे, तो लेकिन वो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू ही पता चल गया था। तो हाँ, सरकार से आपको काफ़ी मदद मिली, खासतौर से सिंधिया जी ने जिस तरह से किया और महाराज साहब की भी पैरवी की। यस, कैसा लगता है? मैं ग्रेटफुल हूँ बहुत ज़्यादा अपनी गवर्नमेंट की और सर की कि हमारी काफ़ी हेल्प किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी भी हेल्प की ज़रूरत है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की जा चुकी है। तो बहुत अच्छा लगा और एक्सपेक्टेड था मुझे एक्चुअली कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए स्टेप लेगी। तो थैंकफुल हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी गवर्नमेंट को। यूक्रेन में जिस तरह से वार था, वहाँ से आपकी गाड़ी आई, उस पर आपका फ्लैग लगा हुआ था हिंदुस्तान का, तो ऐसा सुनने में आया कि उस पर बमबारी भी नहीं हुई थी। हाँ, ये हमें एक्चुअली हमारी एम्बेसी ने ही एडवाइजरी में बोला था कि जो भी तुम ट्रैवल करो, तो क्योंकि वो ऑल ओवर यूक्रेन ब्लास्ट हो रहे थे ना, मिसाइल हो रही थी, तो हमारी एम्बेसी ने हमें ये एडवाइजरी में बोला था कि आप फ्लैग लगा के ट्रैवल करना। तो हमने वो फॉलो किया था और हमें स्टॉप
किसी भी बस को या जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था उसे स्टॉप नहीं किया गया। बस नॉर्मल रूटीन चेकिंग जो भी हो रही थी, क्योंकि वो थे हम वॉर जोन में, इसलिए थोड़ा बहुत सा हमें रोका, लेकिन ऐसा मेजर कुछ इशू नहीं हुआ, क्योंकि हमें वहाँ की आर्मी को भी पता था कि इंडियन स्टूडेंट्स इवैक्यूएट हो रहे हैं। सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर पहुंचे रीवा। किला परिसर में भगवान महामृत्युंजय मंदिर में पूजा अर्चना कर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। विश्व शांति सेवा समिति के तत्वावधान में 7 दिवसीय कार्यक्रम रतेरा स्थित JN सिटी मैदान में होगा आयोजित। आपको बता दें कि रीवा शहर में लंबे अंतराल के बाद बड़ा धार्मिक कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो गया है, जिसमें मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर शहर के रतेरा स्थित JN सिटी कॉलेज ग्राउंड में श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। विश्व शांति सेवा समिति रीवा एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में कार्यक्रम 3 मार्च से 9 मार्च तक आयोजित होना है। कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित करने के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी। आज से पहले दिन किला परिसर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके लिए सुबह 9 बजे से ही किला परिसर में देवकी नंदन ठाकुर सहित कथा से जुड़े लोग पहुंचने लगे और साथ में श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी गई। शोभा यात्रा किला परिसर से निकलकर शहर का भ्रमण करते हुए JN सिटी कॉलेज परिसर रतेरा पहुंची। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। कार्यक्रम की भव्यता को देखते हुए पुलिस ने सभी सुरक्षा के इंतजाम कर रखे थे। बताया गया है कि कथा स्थल पर करीब 25,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। इस कथा को सुनने के लिए देवकी नंदन ठाकुर के अनुयायी केवल रीवा ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों से आ रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मिर्जापुर सहित अन्य कई जिलों से लोगों को हर दिन भागवत कथा सुनने के लिए आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। ब्राह्मणो समकमाशित बाहुराज रुपए दुगना करने के नाम पर 5 साल तक जमा कराए रुपए अब वापस करने से आरोपी कर रहा इनकार। ठगी का एक और मामला आया सामने। महिला पहुंची SP कार्यालय, आरोपी के खिलाफ की गई कार्रवाई की मांग। आपको बता दें कि रुपए दोगुना करने के नाम पर बीते 5 वर्षों से हर माह रुपए जमा कराकर अब गरीबों का रुपया हड़पने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत पीड़ितों द्वारा पहले चौराटा थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन वहां से कार्रवाई न होने के बाद अब सभी पीड़ित SP कार्यालय नवनीत भसीन से मिलने पहुंचे, जहां आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रुपए वापस कराए जाने की मांग की गई। लगभग आधा सैकड़ा की संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची महिला और पुरुषों ने बताया कि सभी ग्राम दोही थाना चौराटा के निवासी हैं, जहां के रहने वाले मोहिनी साकेत नामक व्यक्ति द्वारा बीते 5 वर्षों से सभी से ये कहकर रुपए जमा कराए जा रहे थे कि 5 वर्ष बाद जमा की गई पूंजी राशि ब्याज सहित दुगनी हो जाएगी और उन्हें वापस मिल जाएगी। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी द्वारा 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक प्रतिमाह हम लोगों से जमा कराए गए और जब 5 वर्ष बीत गया तो युवक से रुपए मांगने गए तो उसने गाली गलौज करके सभी को भगा दिया। पीड़ितों ने बताया कि युवक का कहना है कि वह किसी के रुपए नहीं जमा किए हैं और ना ही रुपए वापस करेगा, जिसके बाद आधा सैकड़ा की संख्या में महिला और पुरुष पहले चौराटा थाना पहुंचे, जहां से आरोपी को 3 माह की मोहलत राशि वापस करने के लिए दी गई थी। लेकिन समय पूरा होने के बाद भी जब आरोपी युवक ने रुपए वापस नहीं किए तो इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर SP महोदय से की गई है। प्रस्तुत है पीड़ितों से प्राप्त जानकारी के अंश। नाम है आपका? मानवती साकेत। कहाँ से आई हैं आप लोग? चौराटा थाना दोही। क्या मामला क्या है? मामला ये सर कि हम लोग पैसा जमा किए हुए थे तो बोले कि अभी छोटी छोटी नाबालिग बच्ची हैं, हमारे पति मतलब विकलांग है, तो बोले कि अभी से जमा कर दोगे तो शायद आगे का सहायता हो जाएगी। तो हमने सोच के यही जमा कर दिया। अब आज मेरे साथ लड़की शादी लायक हो गई तो हमने उससे पैसे के बोले तो बोलता है पैसे भूल जाओ, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, और उठपटांग बोलता है। किसको जमा किया था? कितना जमा किया? मेरे गाँव का है मोहानी साकेत। क्या कितना रुपए जमा किए? कौन? हम 5 साल जमा किए हैं, मतलब 300 का महीना। कितने लोग हैं आप लोग जो जमा करने वाले हैं? अरे हैं तो सर 30-40 आदमी हैं। कुछ हो गया मजदूरी करने चले गए, इतना जल्दी जान नहीं पाए तो सब लोग चले गए। हम लोग पे थे
तो हम लोग आए सर। अब क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है कि हम पैसा नहीं देंगे, सीधे खुल के बोलो। अभी आज एसपी साहब से शिकायत की, क्या बोले साहब? साहब तो अभी मिले नहीं है सर, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। थाने में आप? थाना में मिले थे सर, तो बोलते हैं वो सियाना है, हमसे 15 दिन का मोहलत मांगा, तो हमने 15 दिन की उससे मोहलत दे भी दिए। अब हम जब उससे थाना में जाके बात किए 2 महीने बाद हो गए, हमने उससे जाके बोले कि भैया हम सर हमको पैसा चाहिए, तो बोला कि 15 दिन के हम जब उसको दिए थे मोहलत, तो काहे के लिए दिए गए थे? पैसे के लिए, क्यों कहीं से भी जुगाड़ कर ले शायद। तो वो मोहलत हम देने के बाद भी वो हमको पैसे नहीं दिए, बोलो जान बचाने के लिए 15 दिन के लिए मोहलत मांगा था। आप सभी लोग 300 रुपए महीना देते थे? सभी लोग, कोई 100 देता था, कोई 200 देता था, कोई 300 देता था, कोई 1000 रुपए महीने में देता था। क्या बोला था कि कितने दिन में क्या कितना डबल हो क्या कर देगा? 1800 जैसे 500 रुपए के मतलब सर 5 साल के हिसाब में बोला कि डबल हो जाएगा, उससे 5 साल बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा, मतलब उसका ब्याज सहित पूरा निकल आएगा 5 साल होने के बाद। और आज से 15 साल हो गए हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। किसी कंपनी का नाम बताया था किसमें जमा कर रहा है? कंपनी का नाम तो पता नहीं है हमको सर। हाँ, पासबुक तो नहीं लिए हैं, ये पर्ची जरूर लिए हैं उसका। इसी भी शराब लोड कार को पुलिस ने पकड़ा, वाहन छोड़कर तस्कर हुआ फरार। अज्ञात लोगों ने की कार में तोड़फोड़। कार चालक की तलाश में लगी पुलिस। शराब तस्करी से जुड़ा हो सकता है मामला। आपको बता दें कि रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत ओरहट मोहल्ले के विशाल मेगा मार्ट के समीप पुलिस ने एक कार को लावारिस हालत में पकड़ा है। कार में 6 पेटी के करीब देशी शराब बरामद की गई है। मामले में पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34/2 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती देर रात्रि मुखबिर से सूचना मिली कि एक कार में शराब की खेप ले जाई जा रही है, जिसके बाद ओरहट मोहल्ले के समीप घेराबंदी कर कार क्रमांक MP 19CC 0530 को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन कार में सवार युवक वाहन छोड़कर फरार हो चुके थे। लावारिस हालत में मिली कार की ली गई तलाशी के दौरान उसमें 6 पेटियों में 292 पाव 52 लीटर देशी शराब पाई गई है, जिस पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि कार में अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ भी की गई है। वाहन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मामला शराब तस्करों या कारोबारियों के बीच हुआ विवाद का लग रहा है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और वाहन नंबर के आधार पर वाहन मालिक और उसके चालक का पता लगाने का प्रयास कर रही है। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि कार में तोड़फोड़ किसके द्वारा की गई थी। प्रस्तुत है सुनील गुप्ता, थाना प्रभारी, समान से प्राप्त जानकारी के अंश। क्विड गाड़ी में 6 पेटी प्लेन शराब मदिरा मिलने की सूचना पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जो गाड़ी से 6 पेटी 292 पाव 52 लीटर अवैध देशी प्लेन मदिरा मिली है, जिस पर 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी वाहन का चालक प्रथम दृष्टया है और विवेचना में है। क्या पकड़ा गया? नहीं, अभी नहीं। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश संगठन चुनाव को लेकर बैजू धर्मशाला में संभागीय समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। इस दौरान मध्य प्रदेश संगठन चुनाव के APRO क्रांतिलाल शुक्ला रीवा पहुंचे, जिन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ संभागीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने आगामी बूथ चुनाव से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की रूपरेखा बताई। वहीं इसके साथ ही प्रदेश में 55 लाख सदस्यों को जोड़े जाने की भी बात कही है। आपको बता दें, APRO क्रांतिलाल शुक्ला ने बैजू धर्मशाला में आयोजित संभागीय बैठक में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली से पधारे जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, प्रदेश पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, युवा मोर्चा संगठन के अध्यक्षों से मुलाकात कर जिले व संभाग में सदस्यता की स्थिति की जानकारी ली तथा निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि ईमानदारी से कांग्रेस की सदस्यता पूर्ण कर 31 मार्च तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय द्वारा प्रेषित डाटा शीट पूर्ण कर जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से प्रदेश कार्यालय में जमा कराई जाए, जिससे निर्धारित समय पर निर्वाचन निष्पक्षता के साथ पूर्ण हो सके। प्रेस वार्ता के दौरान जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, जिला कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश सिंह, प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सविता पांडे, सद्भावना प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष राजू सिंह सेंगर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 5 साल के बाद जो सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया होती है, उस पार्टी की चुनावी प्रक्रिया चल रही है।
16 नवंबर से पार्टी सदस्यता अभियान पार्टी ने चला रखा है, जो 31 मार्च को खत्म होगी। आज यहाँ पर मैं आया था मंडल के सभी महत्वपूर्ण पार्टी नेताओं पदाधिकारियों से बात करने कि उस सदस्यता अभियान की क्या स्थिति है, कितना सदस्यता, उसमें कोई रुकावट तो नहीं है। मध्य प्रदेश में पार्टी ने मिनिमम 50 लाख मेंबरशिप का टारगेट रखा है, जो उम्मीद है कि पूरा होने की स्थिति में है। उसके साथ साथ डिजिटल सदस्यता का भी कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। डिजिटल सदस्यता थोड़ा सा इसलिए भिन्न है कि आप लोगों ने भाजपा की जिस तरीके की मेंबरशिप होती है कि मिस कॉल से मेंबरशिप हो गई, हमारे यहाँ जो पूरी प्रक्रिया है वो जो हमारा मेंबर होगा उसकी वोटर आईडी उसमें फिलअप होगी, उसका फ़ोटो क्लिक होगा, उसका पूरा डिटेल उसमें फिल किया जाएगा। क्लियर होती है कि ये अब हमारी पार्टी का सदस्य हो गया, न कि मिस कॉल के माध्यम से हम दावा करें कि हमने करोड़ों मेंबर्स बना दिए। ऐसे बोगस मेंबरशिप हमारे यहाँ एक भी नहीं होनी है। जो भी होनी है वह जेन्युइन मेंबरशिप होनी है। तो ये 31 मार्च तक हमारी ये प्रक्रिया कंप्लीट होने जा रही है। 31 मार्च के बाद संगठन चुनाव शुरू होंगे। संगठन के जो विभिन्न निकाय हैं, बूथ स्तर से लेके ब्लॉक होते हुए जिला और प्रदेश और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव की यह पूरी प्रक्रिया है, जो चरणबद्ध तरीके से होगी। अप्रैल से हम ये शुरू करेंगे, जो अगस्त सितंबर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जाके संपन्न हो। रीवा मंडल के जिलों के साथियों के साथ, अपने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करने आया था कि यह जो हमारी चुनावी प्रक्रिया की जो प्राथमिक चीज़ है, पार्टी सदस्यता, हमारी सदस्यता की क्या गति है, उस सदस्यता में कहीं कोई समस्या आ रही हो उसको दूर किया जाए, और वैसे अच्छा प्रदर्शन हमारी पार्टी कर रही है। और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट मेंबरशिप हम देने में सफल होंगे। मैंने बताया तो क्रम वाइज आपको पूरा प्रोग्राम बताया। बूथ से शुरू करेंगे हम, ब्लॉक, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष। माने थोपे पदाधिकारी नहीं रहेंगे? हाँ, नहीं, सब इलेक्टेड। नहीं, थोपा नहीं, थोड़ा सा शब्दों का सुधार मैं आपका करना चाहता हूँ। कोई थोपा हुआ नहीं होता। जब कोई निर्वाचित प्रक्रिया नहीं होती है तो हम एक अपॉइंटेड प्रक्रिया लेते हैं। नियुक्ति के माध्यम से हम व्यवस्था तो चलानी है ना, पार्टी है, सिस्टम है, उसको चलाना है। तो जब जैसे मान लीजिए कि राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इलेक्टेड थे, उन्होंने रिजाइन किया तो एक कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर एक वैकल्पिक व्यवस्था दिया हमने। उसी तरह जब हमारा कोई इलेक्टेड अध्यक्ष नहीं है या किसी कारणों से वो कहीं गया, कोई और बात हुई, तो पार्टी नियुक्त करती है अध्यक्ष। तो अब जहां नियुक्त हमारे अध्यक्ष हैं वो एक प्रोसेस होगा, नए फ्रेश एलिमेंट होंगे, इलेक्टेड लोग होंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।